एक जो मसल्स फाइबर होता है वो किस तरह का होता है वो पढ़ा। अब हम उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पढ़े कि वो किस तरह से, कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोन टू बोन जोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? टेंडन। टेंडन। पक्का? जी मैम, टेंडन। नहीं, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हम सब करके बस मुझे बता दें। थैंक यू सलोनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि बॉडी के ऐसे एक्शन जो विद इन सेकेंड काम करते हैं। अब कैसे विद इन सेकेंड काम करते हैं? मान लीजिए एक पेपर की बॉल या कोई भी एक बॉल मैं आपकी आंख की तरफ फोर्सली फेंक रही हूं, तो क्या होगा? आपकी आंख की पलकें तुरंत बंद हो जाएंगी आईज को प्रोटेक्ट करने। हो सकता है आप अपना हाथ ऐसे आंख के सामने कर लो या सिर को थोड़ा सा हटा लो। पॉसिबिलिटीज है, यस या नो? यस, है ना? तो ये जो फास्ट एक मैकेनिज्म हुआ, ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब एक एक्शन हुआ और उसका तुरंत उसका रिएक्शन हुआ। तो ये जो एक्शन होता है और उसका रिएक्शन होता है, ये कहाँ से होता है? ब्रेन के कॉर्टेक्स वाले भाग से। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ब्रेन का, ये क्या करता है? जितने भी मसल से स्टिमुलेशंस निकलते हैं, जितने भी मैसेज जाते हैं, उन सबको ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में कॉर्टेक्स में ये लगभग रिले होते रहते हैं। और जो मसल्स के फाइबर्स जो मैसेज को, उस जैसे हमने हाथ ऊपर किया तो हमारे हाथ के मसल्स के फाइबर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो फाइबर जो मस्तिष्क से, ब्रेन से मसल्स में आते हैं, वो क्या होते हैं? इफरेंट फाइबर। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ब्रेन से मैसेज को मसल्स तक ला रहे हैं, तभी हमने हाथ उठाकर आंख के सामने कर लिया। और दूसरे क्या होते हैं? अब ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा ना, तभी ब्रेन ने मैसेज को रिप्लाई किया है। तो जो मसल से ब्रेन तक जो मैसेज जाते हैं वो क्या होते हैं? एफरेंट फाइबर। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? देखिए, पहले मैसेज जाएगा कि पहले ब्रेन से वापस आएगा? क्या होगा? पहले ब्रेन में मैसेज जाएगा, जाएगा। है ना? जाएगा। तभी ब्रेन कोई भी डिसीजन लेगा और उसको वापस उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो एफरेंट की स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है? ए से। ठीक है, AFF इसमें शायद होंगे। और इफरेंट की स्पेलिंग कहाँ से हो रही है? ई से। तो जो मैसेज ले जा रहे हैं वो जो लेटर है वो फर्स्ट है, मतलब ए, यानी एफरेंट फाइबर्स। और जो वापस ला रहे हैं वो बाद का प्रोसेस है, तो वो क्या होगा? इफरेंट। ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये मोस्टली इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं कि इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, ई फॉर एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आप इसमें देखिए कि जैसे एक बॉल को आपकी आंख की तरफ फेंका तो आपकी आईलिड बंद हुई, आपका हाथ ऐसा आ गया या आपने सिर को हटा लिया। ये किसी भी एक्शन को आप रोक सकते थे क्या? नहीं हो रोक सकते। तो ये जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी होते हैं कि आप अनकॉन्शियसली ये हो जाते हैं, चाहे या ना चाहे।
तो यहाँ पर सिंपल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक फ्लेम है, यहाँ पर फिंगर को हम पास लाए तो यहाँ से एक जो रिसेप्टिकल है, मतलब जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो, अच्छा ये एक्शन दो तरह से होते हैं, एक तो कार्टेक्स से ब्रेन के और दूसरा स्पाइनल कार्ड से, दो जगह से ये कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर ये स्पाइनल कार्ड वाला है, तो यहाँ से ये जो इफरेंट फाइबर्स हैं इसने स्पाइन पर मैसेज पहुंचाया, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन सेंटर्स हैं उन्होंने इसको डिसीजन लिया कि करना क्या है, और ये जो एफरेंट फाइबर्स हैं मोटर न्यूरॉन्स, यहाँ से मैसेज वापस गया और आपने अपनी उंगली को उस फ्लेम के पास से तुरंत हटा दिया। जैसे कोई मान लीजिए बर्तन रखा है, आपको नहीं मालूम है किचन में वो कैसा है और आपने उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और वो गर्म है, तो आप विद इन सेकेंड अपनी उंगलियों को दूर कर लेते हैं। कितनी देर लगती है उंगलियों को दूर करने में? मान लीजिए तवा रखा है गैस पे, आपको नहीं मालूम गर्म है और आपने हटाने के लिए उसको उठाया, सेकंड भी नहीं लगते कुछ सेकंड भी नहीं लगते शायद, है ना। तो ये इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं और ये तुरंत पे रिस्पॉन्स करते हैं, और इनमें जो मस्तिष्क को जो नर्व्स मैसेज पहुंचाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। और जो ब्रेन से वापस मसल्स तक आते हैं उनको कहते हैं मोटर नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है, नर्व्स हैं और मसल्स फाइबर है, ये चार चीजों को मिलके ये पूरा जो साइकिल होता है ये पूरा बनता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये ब्रेन में ना जाके कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कार्ड में जाते हैं, और वहां पर स्पाइनल कार्ड से मसल्स को मैसेज जाता है, और फिर वो जो रिएक्शन होना है उसका वो होता है। तो ये काम कैसे करता है? इसको रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहे हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे आप उंगली को आग के पास ले गए या उंगली जैसे ही किसी गर्म बर्तन से टच हुई तो वहां के जो रिसेप्टिकल है वो टेम्परेचर को चेंज करेंगे और वो तुरंत सेंसरी न्यूरॉन्स को मैसेज भेजेंगे कि यहाँ पर हीट है, पेन है, प्रेशर है, कुछ तो भी है। और उसके बाद जैसे ये स्पाइनल कार्ड पर सिग्नल पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वहां इस सिग्नल्स को वो प्रोसेस करेगा और तुरंत इसको मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, और ये मोटर न्यूरॉन उस मसल्स तक पहुंचाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि 100% यदि हम हाथ की बात करें तो वो स्पाइनल कार्ड से ज्यादा नजदीक है बजाय ब्रेन के। तो ये ब्रेन को बाईपास करके और जो स्पाइनल कार्ड होता है उससे डिसीजन लेके और उस मसल्स तक कमांड पहुंचाता है, और जिससे क्या होता है कि वो मसल्स एक्टिवेट हो जाती है और ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्स देती है कि उसका क्या करना है, हाथ हटाना है। ये क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सिंपल क्या एक एग्जाम्पल है कि जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ये मसल्स हैं, ये हमने बात की थी ना, इफरेंट और एफरेंट रहती हैं। ये स्किन है, तो स्किन में मान लीजिए एक पिन चुभ हुई तो यहाँ के जो सेंसर हैं वो स्टिमुलेट हुए, इन्होंने जो एफरेंट फाइबर है उसको तुरंत ये मैसेज भेजा और ये स्पाइनल गैंग्लियन तक, इंटरन्यूरॉन्स तक पहुंचा, और यहाँ से इफरेंट फाइबर से तुरंत मैसेज पहुंच के और ये मसल्स तक पहुंचा, और ये मसल्स क्या करेगा, वहां से अपने स्किन को दूर कर लेगा जहां पर पेन हो रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे पेन होना स्किन में या टेम्परेचर गर्म लगना तो तुरंत वहां से हाथ हटा लेना। फिर जैसे यदि घुटने के ऊपर जो पटेला वाला पोर्शन होता है उसको यदि आप थोड़ा सा नॉक करेंगे तो जो पैर का निचला हिस्सा होता है, मतलब काफ मसल सोल, वो ऑटोमेटिक हिलेगा। आप देखिएगा जब आप यदि नी प्रॉब्लम को लेके यदि किसी ऑर्थो के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, तो उनके पास एक हैमर जैसी चीज होती है और वो आपके नी को हल्का सा किक करता है तो आपका नीचे का पैर ऑटोमेटिक उठता है। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल है। फिर जैसे ही आंखों पर यदि तेज रोशनी पड़ेगी
तो क्या होगा कि जो आंखों में ब्राइट प्यूपिल्स होते हैं, जिसको हम आंख की पुतली कहते हैं, वो कैसी होगी, सिकुड़ जाएगी। और यदि लाइट कम होगी तो वो ऑटोमेटिक फैल जाएगी। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन का ही इफेक्ट है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं और बाय बर्थ हमको मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम एडॉप्टेड करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे आसपास सराउंडिंग जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हम मैनर के वे में सीखते हैं या सभ्यता को डेवलप करने में, जैसे छींकते समय मुंह पे हाथ रखना, तो जब बार बार आपको बताया जाता है तो ऑटोमेटिक जैसे ही छींक आने होती है तो आपका हाथ जो है वो मुंह के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह के कुछ कुछ जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है ये हम सीखते हैं, और कुछ कुछ हमारे बाय बर्थ होते हैं, जैसे आईलिड का ब्लिंक होना, छींकना, खांसना, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल है। लेकिन ये खांसते और छींकते समय हाथ को मुंह के ऊपर ले आना ये कंडीशनल हो जाएगा। अब हम आते हैं मेजर मसल्स पर जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होती हैं। अब ये मेजर मसल्स क्यों पढ़ना जरूरी है? मान लीजिए आप किसी को लेग एक्सरसाइज करा रहे हैं। अब उसका लेग जो है जब वो ऊपर उठा रहा है तो नी से सीधा ही नहीं हो रहा, नी हल्का सा स्लाइडली बैंड है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको किस मसल्स पर काम करना है, जिससे कि वो जो लेग है जो वो व्यक्ति स्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिनको नी प्रॉब्लम होती है उनके साथ अक्सर ये होता है कि नी पूरा नहीं खुलता है, तो उनको आप कैसे एक्सरसाइज कराएं, कौन सी एक्सरसाइज कराएं कि पर्टिकुलर उस मसल्स को आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दे सकें। यदि सपोज आपको ये नहीं मालूम है तो आप उसकी थेरेपी कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या कर पाना? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि आपको बहुत सारे मसल्स, लेकिन जो मेजर मसल्स हैं जिन पर हम काम करते हैं योग में, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे जब हम सामने की तरफ झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बेंडिंग में मेन कौन सा मसल होता है जिसपे हम काम करते हैं? हमारे पीठ में ढेर सारे मसल्स हैं, लेकिन मेन कौन सा मसल्स होता है? बताइए, आप सभी योग वाले हैं। ग्लूट मसल्स। नहीं, डार्सी लेटिसिमस मसल्स। ठीक है, क्योंकि डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स का हमारी पीठ पर एक बहुत बड़ा बैंड होता है। तो सबसे मेन जो फंक्शन करता है वो डॉर्सी लेटिसिमस मसल। बाकी फिर आगे पीछे की और भी कंधे की मसल्स होती हैं, जैसे ट्रपेज मसल्स है, डेल्ट्रॉइड्स हैं, ये सब फिर उसमें उसके साथ काम करते हैं, क्योंकि बॉडी यूनिट है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे सपोज आपको आंख में दिक्कत है, ठीक है ना, या मान लीजिए दांत में दर्द है, तो क्या ऐसा संभव है कि आपने जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ आपके दांत में हो? क्योंकि आप वो मेडिसिन को दांत तक पहुंचा कैसे रहे हैं? गट्स के ही थ्रू ना। तो ह्यूमन बॉडी हमेशा एक यूनिट में ही काम करती है, कभी भी ऐसे नहीं करती कि एक अलग अलग करती है। वो आज ऐसा बना लिया गया है कि पर्टिकुलर इस जगह पर है तो ये डॉक्टर काम करेगा, दूसरी जगह है तो दूसरा उसका स्पेशलिस्ट है, लेकिन कभी भी ह्यूमन बॉडी अलग अलग डिवाइड यूनिट्स में होके काम नहीं करती। तो अब हम ये जो मेजर मसल्स हैं, तो इसमें ज्यादातर मसल्स हमारे कौन कौन से काम आते हैं? हेड की मसल्स, फ्रंटाइलिस, फिर जो कंधे की मसल्स होती है डेल्टॉइड्स, बाइसेप, चेस्ट की सामने की जो मसल्स होती हैं वो पेक्टोरलिस। नीतू जी आप शायद ना अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। फिर इसके बाद में अगर हम पैर पर आते हैं तो क्वाड्रिसेप, फिर ये काफ मसल, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग को भी हम बहुत यूज करते हैं, ये पीछे जो है ये पूरा बड़ा पार्ट हैमस्ट्रिंग का है। फिर यहाँ पर काफ मसल को ह्यूमन बॉडी का पेरिफेरल हार्ट भी कहा जाता है।
तो ये जितने काफ मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे, जितने फ्लेक्सिबल होंगे, जितने स्ट्रेंथ वाले होंगे, उतना अच्छा आपके लेग्स की हेल्थ क्वालिटी रहेगी। आई थिंक किसी और का भी माइक ऑन है, प्लीज ऑन मनोरमा कर। दीदी आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप म्यूट कर लीजिए। मैं कर दे रही हूँ, रुक जाओ, मैं कर देती हूँ, रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैर की अगर हम देखें तो कौन कौन सी मसल्स है मेन? हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, ये दो मेन मसल्स है, और सामने की तरफ क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप का मतलब क्या होता है? क्वा मतलब होता है जिसको हम लेट इसकी मेडिकल लैंग्वेज में 4 कहते हैं। तो क्वाड्रिसेप मतलब वो 4 मसल से मिलके बन रहा है, इसलिए इसको क्वाड्रिसेप कहते हैं। फिर अगर हम और थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं, तो इसमें सामने ये जो दिख रही हैं ये सारी कोर मसल्स होती हैं, साइड में ट्रांसवर्स मसल्स होती हैं, और ऐसे तिरछे बेल्ट के रूप में ऑब्लिक मसल्स होती हैं। फिर चेस्ट के यहाँ जाते हैं तो पेक्टोरलिस पूरा यहाँ पर। अब यदि हम आर्म्स में जाते हैं तो आर्म्स में बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड्स ये मसल्स होती हैं। यदि हम नेक में जाते हैं तो सारी नेक मसल्स होती हैं, और ऊपर फेस मसल्स। अब अगर अपन हेड पोर्शन में जाते हैं तो 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्कल में है, मतलब जहां हमारा ब्रेन है, हमारा सिर के माथे जहां से हमारी हेयर लाइन शुरू होती है वहां से लेके पूरा पीछे जहां तक ब्रेन है। और दूसरे टाइप के मसल्स क्या होते हैं? हमारे फेस मसल्स, जो हमारे पूरे सामने की तरफ है। तो जितने भी इमोशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से मसल्स यूज होंगे? फेस मसल्स। तो जब एक अच्छा योग थेरेपिस्ट होता है तो उसका ये काम होता है, जैसे बहुत से ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो खुद करते हुए कराते हैं, तो एक थेरेपिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि वो खुद करेगा तो सामने वाले को देखना उसका संभव नहीं है कि कैसे सामने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहा है, कैसे बैक बेंडिंग ले रहा, और जब वो उस आसन में स्थिर हो रहा तो उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं। यहाँ एक अच्छे योग थेरेपिस्ट को पूरा एक एक फेस के मसल्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मसल्स को नहीं जानेगा तो उसके इमोशन को नहीं जानेगा। देखिए, जैसे अगर हमारे लिप्स के, चीक्स के दोनों साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और लिप्स के स्ट्रेच हुए और इस टाइप की पोजीशन बनी, तभी आप उसको इवेल्युएट करते हो ना कि ये हंस रहा है ना। तो इस तरह से हमको फेशियल मसल्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो लगभग 600 से अधिक मसल्स होते हैं मेन, जिनसे मिलके वो बनती है। और ये जो मसल्स होते हैं इनका क्या क्या काम होता है? एक फ्रेमवर्क देना, एक जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको मैनेज रखना, उसमें कंस्ट्रक्शन देना, उसको जो बोन्स हैं उनको मूवमेंट करने में हेल्प करना, क्योंकि यदि सिर्फ बोन हो, मसल्स ना हो, तो बॉडी का मूवमेंट हो पाना संभव नहीं है। इसके अलावा और क्या काम है मसल्स के? कि बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करके रखना। यदि बाहर बहुत सर्दी है, क्योंकि आप देखिए बॉडी अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मैनेज करके रखती है, अगर उससे अधिक हुआ तो भी आप बीमार हैं, कम हुआ तो भी आप बीमार हैं, है ना। तो यहाँ पर वो टेम्परेचर में को मैनेज करने का काम कौन करता है? मसल्स, और उसके साथ में ब्लड। तो यहाँ पर मसल्स का एक काम ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि ये पूरी बॉडी को एक शॉकअप देती है, कि किसी भी अगर बॉडी पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, झटका आ रहा है, जर्क आ रहा है, तो उससे जितने भी इसके अंदर ऑर्गन हो, चाहे वो हार्ट हो, स्टमक हो, बोन्स हो, पेनक्रियाज हो, लिवर हो, सबको वो एक सेफ्टी देती है, संरक्षण देती है। तो ये सारे जो हमारे मसल्स के काम है, जैसे आज सुबह हम गेस्चर के बारे में पढ़ रहे थे, या हम ये ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो ये कब पॉसिबल है? जब मसल्स आपकी प्रॉपर एक्टिव है। जिनके हैंड मसल्स एक्टिव नहीं है किन्हीं भी कारण से, मान लीजिए पैरालिसिस हो गया है कोई भी, उनसे आप बोलिए कि ध्यान मुद्रा लगा के बताओ जरा, इज इट पॉसिबल? नो, नेवर, है ना।
तो बॉडी की कोई भी एक मुद्रा में, जैसे हम किसी एक आसन में गए और हम बोलते हैं कि जब आप 30 सेकंड वहां रुकते हो तब आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं, तो वो आसन की माउंटिंग से लेके, उसमें स्थिति से लेके और उसमें डिसमाउंटिंग तक करना, ये सब किसके थ्रू होता है? मसल्स के थ्रू। यदि मसल्स हेल्पफुल ना हो, आप देखिए यदि किसी की मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, मान लीजिए आप उत्तान पाद आसन कर रहे हैं लेट के, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप देखिए वो अपने पैरों को जमीन के ऊपर होल्ड ही नहीं कर पाता है। 45 डिग्री पर जो होल्ड करने होते हैं पैर, दोनों लेग्स, वो होल्ड ही नहीं कर पाता है। सभी का अनुभव है कि नहीं है? और जैसे जैसे उनके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रांग होते जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, तो वही व्यक्ति इजीली होल्ड कर लेता है। तो ये पूरी जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है कोई भी आसन में रुकने की, क्योंकि योग बोलता है जब आप रुकेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो रुकने के लिए आपको बहुत जरूरी है। अब आप बैक बेंडिंग देखिए, यदि डॉर्सल लैटिसिमस मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो फ्रंट बेंड कर तो लेगा लेकिन रुक नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि सारा शरीर खिंच रहा है, उसके फेस थोड़ा आड़ा तिरछा बनना शुरू हो जाएगा, फेस की स्माइल गायब हो जाएगी अगर हम उसको जबरदस्ती रोकेंगे भी, ठीक है ना, तो हम वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब किसी भी आसन की फाइनल पोजीशन में, एक तो ये 100% श्योर है, मैं हमेशा अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि माउंटिंग जितनी खूबसूरत होगी उतना अच्छा आपका आसन लगेगा, और जितनी उसकी स्थिति खूबसूरत होगी, मतलब उस स्थिति में जैसे आपने कोई भी आसन लगाया, अब उसमें मान लो 30 सेकंड आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड भी रुकते हैं जो भी, तो उतनी देर तक आप स्थिर पोजीशन में रुक सकें और वो स्थिर पोजीशन में आप सुख का अनुभव करें, ये मेन पॉइंट है। ऐसा ना हो कि आसन में रुक गया, मैडम 10 तक काउंटिंग कर रही हैं, रुकना तो है ही लेकिन मन में लग रहा कब छोड़ दें। तो महर्षि पतंजलि ने जो आसन की डेफिनेशन दी है उसमें यही दी है कि शरीर की वो अवस्था जिसमें आप स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, शांति पूर्वक लंबे समय तक रुक सकें, वो आसन। ये क्लियर हुआ? तो आज की देखिए, आज जो योग करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि वो स्थिर सुखम आसन को भूल ही जाते हैं, है ना। तो ये जब तक आप स्थिर सुखम आसन को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक उससे मिलने वाले बेनिफिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप साल भर करो, चाहे 10 साल करो, चाहे 15 साल करो, वो नहीं मिलने वाले। और स्थिर सुखम आसन तक लाने के लिए आपको मसल्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि यदि फ्रंट बेंडिंग में मुझे 5 सेकंड के बाद ही लग रहा है कि मैं आसन छोड़ दूं तो मुझे किस मसल्स पे काम करना है, या आप किसी को करा रहे हैं तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी किस मसल्स को में मुझे फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। तो यहाँ पर एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि हमारे जो चेस्ट के सामने मसल्स होती हैं वो कौन सी होती है? पेक्टोरालिस मेजर, फिर ये जो सामने के मसल्स दिख रहे हैं पेट के, जिसको हम बोलते हैं ना पैक, एब्स बनाना, पैक बनाना, ये कोर मसल्स हैं। और ये जो एक आपके साइड में ये दिख रही हैं पट्टियां, ये ऑब्लिक हैं, और यहीं पर ऐसे क्रॉस करके भी होते हैं, वो ट्रांसफर मसल्स होते हैं। तो जब भी हम वैली पोर्शन पर काम करते हैं या कोई लेग एक्सरसाइज पे काम करते हैं तो ये 3 मसल्स में हमें देखना होता है। इसमें भी कोर मसल्स जिनका भी वैली पोर्शन बहुत बढ़ गया है, तो चूंकि ये कोर मसल्स बाहर की ओर खिंच जाते हैं, वैली यदि बाहर निकलेगी तो जब तक ये कोर मसल्स आगे की तरफ नहीं खींचेंगे तब तक वैली बाहर नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जो वीक होते हैं वो ये कोर मसल्स होते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक आजकल बच्चों का वो जेली आता ना जिससे वो खेलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जेली जैसा मटेरियल भरा रहता है, क्या स्लाइम आता है, स्लाइम, हाँ।
है ना। अब उस लाइन को आप देखिए, अगर उसको ऐसे खींचना शुरू करें, पहले तो वो मोटा है, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अब जब आप उसको और खींचते जाएं तो क्या होगा, वो बीच से पतला होता जाएगा, आप दोनों साइड से खींच रहे हैं, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो इतना पतला हो जाएगा कि आप उंगली से ऐसे छुएंगे भी तो वो टूट जाएगा। फील किया ये सभी ने, है ना। या जैसे च्युइंगम खाते हैं तो उसको कभी देखिए, तो यही पोजीशन हमारे कोर मसल्स की होती है कि वो आगे की तरफ फैलती जा रही हैं, जितनी आगे की तरफ फैलेंगी उतनी वो वीक हो जाएंगी, तो उनकी हमको स्ट्रेंथनिंग करनी ही पड़ेगी। और कई बार फिर ऐसा भी होता है कि जब बहुत वीक हो जाती हैं तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमको एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा प्रॉप्स भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे एंकल वेट है, डंबल्स हैं, रेजिस्टेंस बैंड, इस तरह के आजकल बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, तो हम उनको यूज करके और फिर इन्हें धीरे धीरे स्ट्रेंथ करते हैं। फिर देखिए नीचे जब हम आते हैं तो हिप फ्लेक्सर, फिर क्वाड्रिसेप, और उसके बाद इसको फ्रंट में तो हम जो टिबिया फिबुला रहती है इसके बहुत कम मसल्स होते हैं, तो फ्रंट मसल्स की हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको टिबियलिस एंटीरियर बोलते हैं, अदरवाइज इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती, हमको ज्यादातर काफ मसल की ही पड़ती है। और कंधे में है डेल्टॉइड्स, और यहाँ नीचे देखें तो बाइसेप। अब अगर हम बैक पोर्शन से देखें, बैक पोर्शन को हम क्या बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, इन दोनों पोर्शन के क्या क्या नाम है? डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल। हाँ, तो ये जो हमारा फ्रंट से है ये क्या है, वेंट्रल, और ये क्या है, डॉर्सल सरफेस। तो अगर हम इसमें देखें तो जो बाइसेप के जो पीछे वाले हिस्से रहते हैं वो ट्राइसेप हो गए, फिर लेटिसिमस डॉर्सी, या इसको डॉर्सी लेटिसिमस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो देखिए ये पूरा जो एक ये बड़ा बेल्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स का है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फ्रंट बेंडिंग और बैक बेंडिंग। अब इसके बाद जो बटक्स पे हमारे मसल होते हैं उसको ग्लूट्स बोलते हैं, फिर पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग, इसी में थाइज में आगे की तरफ जो थे वो क्या थे, क्वाड्रिसेप, और ये जो इनको हम जनरल भाषा में काफ मसल बोलते हैं, ये जो गैस्ट्रोसिनोमिन्स है, तो इनको एक जनरल लैंग्वेज में हम काफ मसल बोलते हैं। तो ये इतने मेजर मसल्स हैं जो हमको याद रखने की बहुत जरूरत है। अब इसमें मसल्स को जो एक ग्रुप में डिवाइड किया है वो कौन कौन से हैं, पेक्टोरलिस मेजर, मतलब चेस्ट में और उसके आसपास जो मसल्स होते हैं, लेटिसिमस डॉर्सी मतलब बैक पोर्शन में और चेस्ट के पीछे जो बैक पोर्शन है उसके आसपास जो मसल्स होते हैं, ट्रेपेजियस मतलब ये गर्दन के पास जस्ट पीछे की तरफ, जहां पर डॉर्सी लेटिसिमस मसल्स खत्म होते हैं उसके जस्ट ऊपर ये ट्रेपेजियस होते हैं, और रेक्टस एब्डोमिनिस मतलब ये जिनको हम कोर मसल्स कह रहे हैं सामने की तरफ, वो हैं ऑब्लिक मतलब साइड में। अब देखिए जो ट्रेपेजियस मसल्स इसका कहाँ यूज होगा योग में, बताइए। नेक रोटेशंस में मैम। लेकिन इसका सबसे अच्छा यूज होता है किसमें, जालंधर बंद में। जालंधर बंद जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ट्रेपेजियस मसल्स पर, है ना। और उसमें ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि ट्रेपेजियस मसल्स मतलब उसकी पोजीशन कहाँ हुई, यहाँ, और इसको विदाउट स्ट्रेच किए धड़ से ऐसे चिन को डाउन किया और जालंधर बंद लग गया, जो कि टोटली गलत है। जालंधर बंद में ये बहुत कंपलसरी है कि आपकी जो ट्रेपेजियस मसल्स उसमें स्ट्रेचिंग आए, है ना। तो कैसे आएगी उसमें स्ट्रेचिंग, करके देखें, सामने गर्दन ऐसे झुकाए, पीछे आ रही है इस मसल्स में स्ट्रेचिंग, थम्स अप या डाउन करके बता दे, नहीं आ रही है। तो ये कब आएगी, कब आएगी ये, जब आप अपने नेक को अलाइन कर लेंगे। अब नेक को ऊपर की तरफ खींचते हुए और चिन डाउन करेंगे धीरे धीरे, तो आप देखिए पूरा यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आएगी। सिर को ऊपर की तरफ खींचते हुए चिन डाउन कर, फील हुई। सेकंड कब होगी कि जैसे मान लीजिए आप ये कप क्लिपिंग करते हैं दोनों हाथ में, चेस्ट के सामने रखते हैं और यहाँ काउंटर प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड खींचते हैं, राइट को राइट साइड,
तेजी से खींचे, जितना अधिक खींच सकते, तो देखिए पूरे ट्रेपेजियल मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। कंधे के आसपास आ रही है आपकी स्ट्रेचिंग? सुप्रिया जी हाथ थोड़ा नीचे रखें, चेस्ट के सामने। हाँ, अगर आपने शोल्डर रेस करके नहीं किया है तो प्रॉपर आएगी, और अगर आपने शोल्डर को इस तरह से रेस करके किया है तो नहीं आएगी, बाइसेप ट्राइसेप पे आएगी। तो जब हम योग करते हैं तो हमको इस चीज का बहुत ध्यान, जैसे अभी हम इसकी ही बात करें कि यदि हमने शोल्डर ऊपर उठा लिए और फिर खींचा, तो पूरा जो स्ट्रेचिंग है या इफेक्ट है वो हमारे ट्राइसेप और बाइसेप पे आ रहा है। लेकिन वही हमने शोल्डर डाउन करके और अगर चेस्ट के सामने रखा तो हमारे ट्रेपेज मसल्स पे आ रहा है। तो ये जो कुछ कुछ थोड़ा सा चेंज होता है योग में, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सही जगह पर को टारगेट कर पाएंगे। यदि आप ये नहीं जान पा रहे हैं तो फिर वही होगा कि हम 15 साल से योग कर रहे हैं लेकिन कोई भी उसके चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप ट्रापेज मसल्स के लिए योग कर रहे हैं, आपके फ्रोजन शोल्डर हैं, आपके ये मसल्स स्ट्रेच होना चाहिए और आप ऐसे करके खींचे जा रहे हैं। तो आपका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? बाइसेप और ट्राइसेप में। जो मसल्स के लिए आप कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है, तो कैसे उसका आपको फायदा मिलेगा? समझ पा रहे हैं इस चीज को? थम्स अप करके बताएं जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मैम डायफ्राम के पास रखना है, डायफ्राम के पास नहीं, चेस्ट के, चेस्ट डायफ्राम के बीच में। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल देते हैं। ये मैंने बार बार इसलिए पिक्चर डाले हैं कि जिससे आप उन मसल्स का नाम बार बार सुनो और आपके दिमाग में कहीं वो बैठ जाए। तो अब हम जो अपर बॉडी के मसल्स हैं उस पे जा रहे हैं। तो अपर बॉडी के मसल्स कौन कौन से हैं? एक तो ये पेक्टोरलिस है सामने की तरफ, और ये डॉर्सी लेटिसिमस ये पीछे की तरफ है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको और कौन सा देखना है? एक्सटर्नल ऑब्लिक। फिर इसके बाद में हमको ग्लूट मसल्स, और जो डेल्ट्रॉइड है ये हमारे कंधे के सामने यदि हम आते हैं तो डेल्ट्रॉइड, और पीछे की तरफ चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेपेज, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से ये ट्राइसेप पीछे हो गए और ये डॉर्सी लैटिसिमस का ही पूरा बेल्ट हो गया। तो ये हमारे अपर बॉडी के मेन मसल्स हैं। अब हम आर्म्स मसल्स पे आते हैं कि आर्म्स मसल्स में कैसा होता है, और इसको बाद में करें क्या? काफी हो गया है मुझे लग रहा है ना। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू भी कर चलिए, सकते हैं। तो आर्म्स मसल्स और कर लेते हैं फिर बंद करते हैं, ठीक है। तो जो आर्म्स मसल्स हैं, तो आर्म मसल्स में हमको क्या क्या करना रहता है? हाथ ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, इसको रोटेट करना, है ना, इसको घुमाना ऐसा, और क्या करना पड़ता है? आगे आगे पीछे ले जाना, है ना। तो ये सारी चीजें हम रोटेशन में करते हैं। अब यहाँ पर हमारी कौन कौन सी, हम अभी सिर्फ मेजर मसल्स पढ़ रहे हैं ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हम बहुत माइनर वाली नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि एक तो डेल्टॉइड्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं? डेल्टॉइड्स जो होती हैं ये कंधे को कवर करती हैं, और ये कैसी होती है? ट्रायंगल शेप में। तो जब हम हाथ को नीचे से ऐसे ऊपर उठाते हैं तो वहां पर जो वेट है या वहां पर जो इफेक्ट है वो किस मसल्स का होता है? डेल्टॉइड्स। जब भी हम अपने हाथ को शरीर से दूर करते हैं तो कौन से मसल्स पे काम होगा? डेल्टॉइड्स। अब जो बाइसेप है, तो जब भी हम एल्बो को पास लाएंगे बॉडी के तो किस पे काम होगा? बाइसेप पे। आपने देखा कि जो अपने बाइसेप दिखाते हैं तो वो इस तरह से ही ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो बाइसेप मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और जो ट्राइसेप है, तो जब भी हम इसको सीधा करेंगे तो किस पे काम होगा? नीचे, यहाँ ट्राइसेप, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए एक एज के बाद लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये जो हाथ के मसल्स होते हैं ये बहुत लूज हो जाते हैं लेडीज के। तो अब अगर हम उनको ऐसी वाली एक्सरसाइज कराते रहें तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे उसको बताइए?
अगर आपको ट्राइसेप पे काम करना है। आज करके देखिएगा, 2 3 4 एक्सरसाइज है ना, और ये हाथ फील को पीछे ले करिएगा। जाके प्लेस करके। हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आज आप लोग करके देखिएगा। आज का टाइम, नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है कि यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज है जिससे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन, हाँ नीतू जी आप सही बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस पुशअप्स होंगे, करेंगे। प्लैंक होगा, ये सभी ट्राइसेप्स पे काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर हमने आर्म्स की मेजर मसल्स आप लोग ने यही रिवील कर दिया ना। मैं सोच रही थी कि सबको होमवर्क दूं कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है बाइसेप है, यहाँ से ये जो हमारी आर्म्स होती हैं, इसकी ऊपर वाली हड्डी क्या होती है, फीमर, है ना। और ये क्या होती है, नीचे वाली जो 2 में डिवाइड होती है, ये रेडियो अल्ना। तो ये देखिए, ये जो शोल्डर जॉइंट से यहाँ पर बॉल सॉकेट के रूप में ये फिक्स हो गई है। कौन सी हड्डी है, ह्यूमर। ह्यूमर हड्डी का जो पास वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और ये यहाँ पर इससे रेडियो अल्ना से कनेक्ट होके कौन सा ज्वाइंट बना रही है, एल्बो। तो यहाँ पर अभी हमको 2 ज्वाइंट मिल गए। कौन कौन से मिल गए, एक तो मिल गया शोल्डर ज्वाइंट्स, एक मिल गया एल्बो ज्वाइंट। अब इसके बाद इसमें तीसरा ज्वाइंट्स क्या रहेगा, रिस्ट का, और चौथे ज्वाइंट्स क्या रहेंगे, फिंगर्स के। ठीक है, तो हाथ और पैर का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही रहता है। और फिर जब हमने इस हाथ को एल्बो से ऊपर उठाया, तो ये देखिए, ये जो बाइसेप है इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तभी ये हाथ को ऊपर खींच पाया। और ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गई। ठीक है, तो ये जो इंसर्शन एरिया है, इंसर्शन एरिया और ये जो ओरिजिन है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जो हार्ट के नियरेस्ट जिस पोर्शन पर कोई भी बोन जुड़ती है, वो उसका क्या होता है, या मसल्स जुड़ती है, वो उसका ओरिजिन होता है। और जिस हिस्से तक जुड़ती है वो इंसर्शन होता है। तो ये कहाँ से जुड़ी है, कंधे से लेके कोहनी तक। तो यहाँ पर जब तक ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और ट्राइसेप रिलैक्स नहीं होंगे, तब तक ये एल्बो से हाथ को अंदर की तरफ मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये हम इसके उल्टा करेंगे, हाथ सीधा करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो बाइसेप है ये रिलैक्स हो जाएंगे, और जो ट्राइसेप्स हैं वो थोड़े से जो रिलैक्स हुए थे उसकी जगह वो अपनी वापस पोजीशन में आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है उसमें फर्क है। देखिए, यहाँ पर जो बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन है, ये देखिए एकदम बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन है, कि इसकी जो बीच का हिस्सा है ये काफी वल्की हो गया है। और ये जो ट्राइसेप का है ये रिलैक्सिंग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्शन है, कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गया। क्लियर हुआ, मतलब 3 तरह के हम हो सकते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, एक नेचुरल और एक रिलैक्सेशन। तो जब हम ये हाथ को अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये जो ट्राइसेप है ये रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन जब हम उसको सीधा कर रहे हैं तो बाइसेप रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन ट्राइसेप्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने नेचुरल पोजीशन में आ जा रहे हैं। ये क्लियर हुआ, क्योंकि एल्बो को हम पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। ट्राई करके देखें, पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। तो जैसे दरवाजे का होता ना कि हम अंदर बाहर ऐसे ही खोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ऐसे ही हमारा नी और जो एल्बो होता है ये हिंज ज्वाइंट है, तो ये 2 डायरेक्शन में ही मूव करता है। अब इसके जो लेग्स में यदि हम देखें तो मेन मसल्स कौन से हैं, ग्लूटस मसल्स हैं। तो जो ग्लूटस मसल्स हैं ये सबसे पावरफुल मसल्स माने जाते हैं, और बॉडी का पूरा वेट इनके ऊपर होता है। तो ये जो ग्लूटस मसल्स हैं ये कहाँ पर रहेंगे, ये वाले बैक पोर्शन में, हिप से पूरा पीछे जो बेल्ट आता है हैमस्ट्रिंग के पहले तक, वो पूरे कौन से हैं, ग्लूटस मसल्स हैं। और यदि हम जो सामने की तरफ देखें तो क्वाड्रिसेप बनता है। ये जैसे हमने बताया था कि क्वा का मतलब होता है 4, तो ये 4 मसल्स से मिलके बनता है। तो ये जो थाई मसल्स है उसका अगर हम फ्रंट पोर्शन देखें, वेंट्रल, तो वहां पर कौन सा मसल्स होगा, क्वाड्रिसेप। और इसी के पीछे कौन सा मसल होगा, हैमस्ट्रिंग।
ठीक है, और ये काफ मसल है। ये आपने मसल्स के टाइप्स तो आप देख चुके थे कि कार्डिक होते हैं, स्मूथ होते हैं और स्केलेटन होते हैं। तो इसको हम वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी के रूप में लेते हैं। जो कार्डिक होते हैं वो हार्ट में रहते हैं। अब हम यहाँ से एक एक पार्ट के मसल्स पढ़ेंगे। तो ये मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक है। तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। होप आप लोग को ये समझ आया होगा और योग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ पाए होंगे कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कृति जी क्यों मुस्कुरा रही हैं? मैम अच्छा लगता है क्योंकि भूल जाते हैं, जनरली योग में इतने टर्म्स यूज नहीं करते, 4-5 मसल्स का नाम लेते हैं ना तो बाकी मसल्स के नाम भूल जाते हैं, तो अभी रिवीजन हो गया। हाँ, लेकिन हमें करना चाहिए। यस मैम, जैसे सोल काफ मसल्स बोलते हैं आप, गैस्ट्रोनीमस मसल्स का कम यूज करते हैं, सोलियस मसल्स, तो वही डिफरेंस हो जाता है। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप काफ मसल ही बोले, क्योंकि हमको योग में जो हमारे सामने बैठा वो बहुत एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ के बैठा ना, तो थोड़ा हमको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा कि जो जनरल लैंग्वेज होती है वो भी हम यूज करें और साथ में उसको जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है वो भी हम बता सकें। तो यदि आपके कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ कहना चाहें तो मैम ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं हमारे, जो हमारा मतलब साइड के जो मसल्स हैं, देखिए सामने ऐसे कोर मसल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ साइड से जो ऐसे जुड़े हैं ये ट्रांसफर हो गए, ठीक है, और यहीं से कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऑब्लिक होता है। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब ही होता है तिरछा, ट्रांसफर का मतलब ही होता है कि ऐसा हॉरिजेंटल हो।